हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, जो कि तुम्हारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी का पूरा कवरेज रहेगा। चैप्टर फर्स्ट की सारी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे, उसके सारे डिफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड जितना भी तुम्हारा बोर्ड्स के रिगार्डिंग और यूपीएससी बिगनर के रिगार्डिंग कितना तुम्हारे लिए जरूरी है एनसीईआरटी से पढ़ना, उतना मैंने इसमें कवर किया है इस वीडियो में। सो लास्ट तक बने रहना कि पूरा देखने के लिए इस एनसीईआरटी को पूरा इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए, ठीक है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पलक वर्मा। सो लेट्स स्टार्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। रिसोर्स क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं। एनीथिंग यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। वो कोई भी चीज़ जो हमारे ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई करे उसको हम रिसोर्स कहेंगे, और जो कि मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सेस कर सके, एक्सेस मतलब पा सके, ठीक। और इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल मतलब होता है संभव, हम उसको इकोनॉमिकली खरीद सके। कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, कल्चर के द्वारा मतलब हमारे जो कल्चर है उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता हो, ऐसे को हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे या संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल मेटल्स, विंड, वाटर एक्सेट्रा, ये सब रिसोर्स है जो हम लोग यूज करते हैं फॉर आवर सस्टेनेबिलिटी एंड आवर लाइफ। सो नाउ फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा बाय द ओरिजिन एंड फर्स्ट बायोटिक। Biotic means living things like a flora and fauna, which means plants and animals we can see in our surrounding in day-to-day life. And abiotic components is called non-living things like minerals and metals, जो कि जीवित ना हो। Biotic मतलब जीवित और abiotic मतलब अजीवित या निर्जीव। Now exhaustibility के बेसिस पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का। लाइक फर्स्ट है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं रेप्लिसेबल रिसोर्सेज, विच मीन्स जो कि रिन्यूएबल हो, मतलब कि वो उसको हम नया कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। कैन बी रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल और केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, सनलाइट, वाटर, विंड एंड फॉरेस्ट। मतलब वह जो रिसोर्स है जो कि रिप्रोड्यूस दोबारा बन सकता है फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से एंड मैकेनिकल प्रोसेस से बन सकता है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंतराल में। मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसको मिलेगा तो वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकता है। ऐसे हम रिसोर्स को रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे, जैसे कि सनलाइट है, वाटर है, विंड है, हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम दो पार्ट्स में फिर डिवाइड करते हैं, जो कि फर्स्ट है कॉन्टिन्यूस एंड फ्लो। कॉन्टिन्यूस मीन्स जो कंटिन्यू फ्लो होता है या फिर कंटिन्यूटी की तरह चलता रहे, कॉन्टिन्यूस इन मोशन में रहे, लाइक अ वाटर और विंड, जो कि हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहता है। उसको कभी रुका हुआ देखा है तुमने? तो इट मीन्स इट इज कंटिन्यूस एंड ऑलवेज इन मोशन। सो नाउ थर्ड है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्या होता है? स्टेबल इन नेचर। इट मीन्स इट ऑल्सो स्टेबल इन नेचर, मतलब स्टेबल मतलब स्थिरता, हर जगह नेचर में उसको हम स्थिर रूप में पाते हैं। दैट मीन्स फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, इसको कभी हिलते हुए देखा है? इट मीन्स इट इज स्टेबल इन नेचर। नाउ रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रिप्रोड्यूस। वह रिसोर्स जो मिलियंस ऑफ ईयर लेता है रिप्रोड्यूस होने में या बनने में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो हमारा है वो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, और जो कि फर्दर डिवाइड होता है, दोबारा डिवाइड होता है। किसमें ये डिवाइड होता है? रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। ये भी दो टाइप्स के हैं, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये भी दो टाइप्स के हैं, रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल क्या होते हैं? जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गए। एंड नॉन रिसाइकेबल क्या होता है? जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, जैसे कि फॉसल फ्यूल। इट मीन्स इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये हमारी कई जनरेशन बीत जाती है, इसलिए इसको रिसाइकल करना एक जनरेशन के लिए संभव नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन रिसाइकल जो है कैटेगरी में रखे हैं। नाउ हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का बाई ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे, उसका ओनर कौन है उसके बेसिस पे भी हम रिसोर्सेज को डिवाइड किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब कि जो ओन्ड बाय इंडिविजुअल, जिसको एक व्यक्ति के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा खरीदा गया या यूज़ किया जाता हो, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। जैसे कि हाउस, प्लॉट, ये कोई एक आदमी के ही नाम पे रहते हैं ना, तो वो एक ही वही यूज़ कर सकता है, उसके फैमिली मेम्बर यूज़ कर सकते हैं, बस बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको यूज़ नहीं कर सकता, ये इसलिए ये इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा। मतलब जस्ट लाइक समझ लो। नाउ सेकंड है कम्युनिटी रिसोर्सेज, मतलब कि ओन्ड बाय कम्युनिटी। वह रिसोर्स जो कि कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाता हो, मतलब उसका पूरा यूज़ करने से लेकर उसका कार्यभार सब कम्युनिटी द्वारा चलाया जाता हो, ठीक। तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज में आएंगे, जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड, पार्क, विलेज, पॉन्ड्स, ये सब जो होता है सभी के द्वारा, जितने भी कम्युनिटी के लोग रहेंगे उनके सभी के द्वारा ये रिसोर्स या संसाधन यूज किया जाएगा, तो इसलिए हम इसको कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर डाले हैं। नाउ नेशनल रिसोर्सेज, ओन्ड बाय नेशन, इवन समवन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो कम अंडर दिस। मतलब कि वो जो होता है
वह रिसोर्स जो कि ओन किया गया है किसके द्वारा, नेशन के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा ओन किया गया है। तो इसमें जो होता है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आती है, क्योंकि नेशन के अंदर जितना भी लैंड है उसमें जितने भी सामान है, चाहे प्लॉट्स हो, होम हो, हाउस हो, लैंड हो, ग्रेजिंग एरिया हो, पार्ट्स हो एंड पाउंड्स हो, लेक्स हो, जितने भी एरिया है उस नेशन के अंदर, वो प्रॉपर्टी किसका रहेगा, नेशन का रहेगा। ठीक है, तो ये भी उसमें नेशन के प्रॉपर्टी में आते हैं। इसलिए कई बार देखा होगा जब कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है सरकार के द्वारा, अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी वहाँ पे आ जाती है, जैसे रोड बन रहा है उस साइड में किसी की प्रॉपर्टी है प्राइवेट, लेकिन वो रोड में दिक्कत कर रही है बनने में, तो उसका भी प्रॉपर्टी आधा तोड़ देती है सरकार, जितना उसको जरूरत रहता है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो होता है नेशन के होता है, राष्ट्र का होता है, वो सरकार का होता है, वो कभी भी ले सकता है अगर उसको जरूरत पड़े। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, रोड है, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट है, ये सब सरकार का ये होता है, ओन किया हुआ रहता है रिसोर्स। नोट, ओशन अप टू 12 नॉटिकल मिल्स या 22 किलोमीटर, मतलब कि ओशन हमारा जो समुद्र है वो भी 22 किलोमीटर तक जो है वो ओन किया जाता है फ्रॉम कोस्ट टर्म्स एज अ टेरिटोरियल वाटर एंड ऑल मिनरल लाइफ एंड रिसोर्सेज बिलोंग टू दैट नेशन। मतलब वो ओशियन जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जो रहता है वो किसी नेशन का रहता है। ओशियन जो होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक या 22 किलोमीटर तक किसी नेशन के कोस्ट लाइन से 22 किलोमीटर तक वो टेरेस्ट्रियल वाटर कहलाता है, एंड जितना भी मैरीन लाइफ रहता है एंड रिसोर्स रहता है वो बिलोंग करता है नेशन के प्रॉपर्टी, मतलब नेशन के रिसोर्स में, उसको ले नहीं सकता अदर नेशन। ओके, नाउ इंटरनेशनल, ओन्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब वह रिसोर्स जो ओन किया जाता है इंटरनेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूशन की द्वारा, जैसे कि मरीन रिसोर्स है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब कि मरीन रिसोर्स पानी की रिसोर्स जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के पार है, वो किसमें आएंगे, वो इंटरनेशनल में आएंगे, क्योंकि उस पर किसी का अधिकार नहीं है, उस पर एक इंस्टीट्यूशन बना है इंटरनेशनल जिसपे वो राइट रखता है उसको यूज़ करने का, उसके रिसोर्सेज को। ठीक है, और इसका देखो नाम भी है, देखो मरीन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल जो एरिया कहलाता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, नोट, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही तुम लोग को बताया था कि मैं ऐसा पढ़ाती हूँ कि तुम लोग को यूपीएससी की अगर तुम तैयारी कर रहे हो, बिगिनर हो, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो, तो तुम मेरे वीडियो से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं सारा डिटेल ऐसे टॉपिक को ऐड करती हूँ जो तुम्हारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर तुम बोर्ड में हो, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज जानना चाहते हो, जरूर पढ़ो, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट ऐड की रहती हूँ अपने वीडियोज़ में। एंड अगर तुम यूपीएससी बिगनर हो तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम नहीं पढ़ सकते, आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऐड करती हूँ जो कि एनसीईआरटी में तुम्हें पढ़ना ही चाहिए एज अ यूपीएससी बिगनर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम अगले क्लासिफिकेशन पे, बाय स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि स्टेटस कैसा डेवलपमेंट, वो कितना डेवलप्ड है रिसोर्स, उसके आधार पर हम रिसोर्सेज को डिवाइड किया, जैसे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज फाउंड ह्यूज इन नंबर बट हैव नॉट यूज्ड, मतलब वो रिसोर्सेज जो ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किए जाते हैं। इसका एग्जांपल तुम देख सकते हो, गुजरात और राजस्थान में जो कि विंड और सोलर एनर्जी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अभी तक उसका कोई यूज़ नहीं, टेक्नोलॉजी की वजह से या कुछ रीजंस है जिसकी वजह से वो अभी तक एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ डेवलप्ड रिसोर्सेज विच सर्वेड एंड क्वान्टिफाइड फॉर एक्चुअल यूज कॉल्ड एज एक्चुअल रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्स जो सर्वेड किया गया है, क्वान्टिफाइड, इसका क्वांटिटी हमको पता है एक्चुअल यूज़ के लिए, तो उसको हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहेंगे। एक्चुअल रिसोर्सेज आर डेवलप्ड बाय टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स, और ये जो है रिसोर्सेज हम टेक्नोलॉजी की मदद से पाते हैं, इसलिए इसको डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। नाउ स्टॉक, मिनरल्स हैव रिच नंबर बट डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूज देम। देखो यह मिनरल्स जो कि रिच मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो है टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, एंड जैसे वाटर इज कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेबल गैस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि वाटर जो है इनफ्लेबल गैसेस का कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, ये हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में भी, लेकिन हम लोग के पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका यूज़ कर सके। ओके, इसीलिए इसको स्टॉक करेंगे। ओके, नाउ रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या होता है, रिसोर्सेज विच कैन बी यूज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बट वी सेव देम फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, मतलब वो रिसोर्स जो कि यूज़ किया जा सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से, लेकिन हम उसको सेव किए हुए हैं इसलिए फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि वो फ्यूचर में खत्म ना हो जाए, जैसे कि वाटर इन डैम्स और फॉरेस्ट। ठीक है, नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो पढ़ते हैं क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्रिस्क्राइब्ड बाय यूनाइटेड नेशन। अब देखो मैं इसको पूरा पैरा पढ़ लेती हूँ, देन तुम लोग को हिंदी में बताती हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए, तो ऐसे मैं पढ़ती जाऊंगी कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, ये जो इकोनॉमिक जोन है वो प्रिस्क्राइब्ड किया है, मतलब बनाया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीईसी, ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बनाई है। इज एन एरिया, जो कि एक ऐसा एरिया जनरली एक्सटेंडेड 200 नॉटिकल माइल्स टू 30 माइल्स, मतलब जो कि एक्सटेंड करता है 230 किलो माइल्स तक। ठीक है, कोस्ट लाइन से 230 माइल्स तक ये एक्सटेंड करता है बियॉन्ड एंड एवरी नेशन टेरेस्ट्रियल सी, मतलब जो मैंने टेरेस्ट्रियल सी अभी बताया था उससे पहले, इस पिछले वाले
टॉपिक में। तो टेरेस्ट्रियल सी कहाँ तक बताया था नेशन का, किसका कहाँ तक टेरेस्ट्रियल सी रहेगा, 22 किलोमीटर तक। तो उसके आगे जो आएगा 230 माइल्स, तो किसका एरिया रहेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा। तो इसमें जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है, तो ऐसा लॉ बनाया गया है तो कि मतलब हम तो ये जानते हैं कि 22 किलोमीटर तक सबके नेशन का टेरेस्ट्रियल सी रहता है, उसमें बस वही नेशन जो है यूज़ कर सकता है रिसोर्स जिसके नेशन का टेरेस्ट्रियल बाउंड्री हो। लेकिन उसके बाहर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पे सारे नेशन जो है रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वो एनर्जी भी उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी फ्रॉम विंड एंड वाटर। इट मीन नेशन हैव देयर ओन ईईजी, मतलब सभी नेशन के पास अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, इंडिया ईईजी अप्रॉक्सीमेटली 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इंडिया का जो ईईजी है वो कहाँ तक है, 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है, ठीक है। एंड यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट ईईजी है, मतलब इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया हैज़ गॉट राइट बाय इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी टू माइन मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया बियॉन्ड ईईजी, मतलब इंडिया जो है अभी रिसेंटली में एक राइट पाया इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी पाया है, किस लिए कि वो मैंगनीज का नोड्यूल्स हैं। देखो मिनरल्स जो होते हैं रॉक्स में नसों के फॉर्म में पाया जाता है, वैसे ही सी बेड में मैंगनीज जो है नोड्यूल्स के फॉर्म में, मतलब नशे के फॉर्म में पाया जाता है। तो उसको सी बेड से निकालने के लिए इंडिया राइट पाया है, जो कि एक्सक्लूसिव जोन के भी बियॉन्ड है, ठीक है। उसमें से भी निकालने का इंडिया राइट पा गया है कि वो निकाल सकना है मैंगनीज के नोड्यूल्स को फ्रॉम इंडियन ओशियन बेड से, ठीक है। निकल कॉपर कोबाल्ट फ्रॉम सी बेड इज सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन, मतलब ऐसे ही निकल कॉपर जो है कोबाल्ट जो है ये सी बेड से निकाला जाता है सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में से, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, देखो पहले तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स हमको डेवलप करना है, तो पहले क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं वो तो देखो। तो लीस्ट टू डिप्लेशन, अगर हम लोग रिसोर्स डेवलप कर दिए तो वो जल्दी खत्म होने लगेगा। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कई बार बढ़ सकते हैं, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कॉजेज सोशल इशू, मतलब कि जो अमीर है वो ज़्यादा खरीद लेगा रिसोर्स और संसाधन, जो गरीब है उनको बेचारों को मिलेगा नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल इशू पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है लोगों में। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है इसका सोल्यूशन भी कुछ है, देखते हैं। रिक्वायर्स रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके लिए हमको रिसोर्स का प्लानिंग करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ताकि ये सबसे प्रॉब्लम से बच सके, हम अपना रिसोर्स को डेवलप कर सके। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है देखते हैं। यूजेस ऑफ रिसोर्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। हम किसी भी रिसोर्स और संसाधन का यूज़ करते हैं फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्स को हार्म किए बिना, मतलब कि ऐसा रिसोर्स यूज़ करो आज के समय में कि वो फ्यूचर जनरेशन तक के लिए बचा रहे, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। बैलेंस ऑफ इकोलॉजी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है ये बैलेंस करता है इकोलॉजी को, इकोनॉमी को एंड सोसाइटी को, ठीक है। और इसके तुम 17 गोल्स को फिगर में देख सकते हो, 17 इमेजेस जो है सस्टेनेबल गोल्स के, तुम एक एक को पढ़ सकते हो, ठीक है। 17 गोल्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। नाउ डू यू नो, तुम लोग सोच रहे हो तो दीदी कितना डू यू नो डालती है, अरे भाई तुम लोग को पढ़ाना है इस लेवल का कि तुम लोग कभी ये ना कर सको कि दीदी ने ये मिस कर दिया, समझ में आ रहा है। वैसे ये सब पॉइंट दिया हुआ है, मैंने कहीं बाहर से ऐड नहीं किया, सारा एनसीईआरटी में है, तुम लोग ध्यान से अगर पढ़ोगे लाइन टू लाइन तुम सारा एक टॉपिक मिलेगा जो मैंने ऐड किया है, इसलिए ट्रस्ट मी एंड रीड इट केयरफुली। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ये एक अर्थ समिट है, मतलब कि एक मीटिंग बुलाई गई थी बहुत सारे लीडर्स की 1992 में। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इन ब्राज़ील ऑन जून 1992, पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था जून में, कब, ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, ठीक। 100 हेड्स ऑफ कंट्री मिट देयर, वे 100 से भी ज़्यादा जो है हेड्स हैं कंट्री के वो मिले थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ऐसे से जो हैं गए होंगे उसमें मीटिंग में। फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब कि देखने के लिए, एड्रेस करने के लिए जो अर्जेंट प्रॉब्लम आ रही है, किसकी आ रही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम जो बढ़ रही है। एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एट ग्लोबल लेवल पे करने के लिए जो प्रॉब्लम इशू खड़े हो रहे हैं उसमें, ये सब करने में, तो उस सबको एड्रेस करने के लिए, उस लोग को सुलझाने के लिए ये अर्थ समिट बनाई गई थी। देयर लीडर साइन डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब उनके लीडर जो है वो साइन किए एक डिक्लेरेशन इस पे ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पे और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम लोग में दिखता है एवरी कंट्री में, इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में, तो उसको डिक्लेरेशन साइन करके दिए गए हैं लीडर्स द्वारा, ठीक है। अडॉप्टेड एजेंडा 21, और इसका रिजल्ट ये निकला कि एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया, वो भी मैं आगे बताऊंगी, सो बने रहो। सुनाओ एजेंडा 21, ओके। तो एजेंडा 21 इज अ वॉलंटरी एक्शन प्लान क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन, ये एक वॉलंटरी एक्शन प्लान है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्रिएट किया गया एट 1992 अर्थ समिट में, प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट फॉर 21st सेंचुरी, मतलब कि
ये जो एजेंडा 21 है एक एक्शन प्लान है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया है अर्थ समिट में, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके और फ्यूचर जनरेशन। इट इनकरेज कंट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, ये इनकरेज करता है कंट्री को कि पॉल्यूशन अपना कम करो, फाइट करो प्रॉपर्टी से, कंजर्व करो अपने नेचुरल रिसोर्स को, कंजर्व मतलब सुरक्षा करो, ठीक है, एंड इन्वॉल्व करो एवरीवन को इसमें, फ्रॉम गवर्नमेंट टू लोकल कम्युनिटी, सबको इन्वॉल्व करो इसमें, एंड बिल्डिंग अ बेटर ग्रीनर फ्यूचर, अपने हरे भरे और अच्छे भविष्य के लिए इसमें सबको इन्वॉल्व करो। यही है हमारा एजेंडा 21, जो कि मोस्टली बहुत पूछा जाता है एवरी कम्पिटिटिव एंड बोर्ड्स एग्जाम में। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? क्या है रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स प्लानिंग एक टेक्निक है जिसमें हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं रिसोर्स का। इट नीडेड ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड इट अवेलेबिलिटी। इसकी जरूरत इससे पड़ी क्योंकि रिसोर्स जो है बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे लैंड में या हमारे अर्थ पे, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्स का बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है, उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो ये सब देखते हुए ये रिसोर्स प्लानिंग का जो है रास्ता अपनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो इसका एग्जांपल है झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ में मिनरल और कोल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैव अबंडेंस ऑफ वाटर बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, अरुणाचल प्रदेश में वाटर बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है वहाँ पे, या कहूँ कि अभी इतना संसाधन नहीं है, मतलब घर, हाउस, मकान, ये सब अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है वहाँ की। जैसे राजस्थान है, वहाँ सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है लेकिन वाटर रिसोर्स बहुत कम है। एंड लद्दाख है, उसमें कल्चर हेरिटेज तो ज़्यादा है लेकिन वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मिनरल्स की कमी है वहाँ पे। नाउ आते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब हम देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। तो इसमें ये प्लानिंग करने का स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप है रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन या सर्वे मैपिंग, फाइंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब पहले रिसोर्स को पहचाने तो वो कितनी क्वांटिटी में है, कहाँ पे पाया जाता है, इसकी क्वालिटी क्या है, सब पहचाने। उसके बाद उसको प्लान करते हैं, एग्जामिन करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट की मदद से उसको एग्जामिन करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल एंड नीड। मतलब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कि ये टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्सेसिबल है कि नहीं, इकोनॉमी में इसकी यूज़ है कि नहीं, इसका कितना ज़रूरत है, और इकोनॉमिक मतलब कि पैसे से ख़रीदा जा सकता है या नहीं, सारा चीज़ वो लोग एग्जामिन करते हैं, तब प्लानिंग करते हैं। एंड देन लास्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन विथ नेशनल गोल्स, तब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल गोल्स के साथ, ठीक है। ये ओवरऑल प्रोसेस है तुम्हारे रिसोर्स प्लानिंग का जो कि इंडिया का है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखो कंजर्व करो रिसोर्सेज को, ये तो मैं स्टार्टिंग बताती आ रही हूँ। तो ना अवॉइड करो मिसयूज, उसका कभी दुरुपयोग मत करो रिसोर्स का, संसाधन का जो तुम्हारे पास है। प्रैक्टिस करो, एफॉरेस्टेशन करो, मतलब पेड़ लगाओ, वाटर हार्वेस्टिंग करो, वाटर को बचाओ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, मतलब बारिश के पानी को बचाओ, इकट्ठा करो कहीं पे कि ताकि वो आगे यूज़ हो सके। अब देखो, ऐसा एक कोट जो है गांधी जी द्वारा बोला गया था इसी के लिए, कंजर्वेशन के मतलब रिगार्डिंग, वो क्या है, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड्स। मतलब कहना चाह रहे हैं गांधी जी कि हाँ, इस धरती पे रिसोर्स जो है वो सभी के लिए अवेलेबल है, सभी उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है जो कि लालच करते हैं। किसी के लालच को ये रिसोर्स जो है पूरा नहीं कर सकते। ज़रूरत पूरा कर सकते हैं सबका, लेकिन किसी के लालच को ये पूरा नहीं कर सकते। यह गांधी जी ने हमारे कहा था। नोट, कंजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज अ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमंस। कंजर्वेशन जो होता है डिफाइंड होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स बाय ह्यूमंस। मतलब कंजर्वेशन क्या होता है, हम मतलब ह्यूमन जो है किसी रिसोर्स का जो है मैनेजमेंट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं, तो उसी को हम कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द बिश्नोईज ऑफ राजस्थान फॉलो सर्टन प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब बिश्नोईज जो है वो ग्रुप है, ठीक है, पीपल्स का, जो कि राजस्थान के हैं, जो कि कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल को, ठीक। नाउ मोर टू नो, ये क्या है कि 1968 क्लब ऑफ रोम हाईलाइटेड रिसोर्स कंजर्वेशन ग्लोबली। मतलब क्लब ऑफ रोम जो है वो 1968 में वो हाईलाइट किया कि रिसोर्स कंजर्वेशन होना चाहिए ग्लोबली, ठीक है। 1974 में सुमेचर बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियाज। मतलब गांधी जी ने जो भी बताया था मैंने कोट, गांधी जी के आइडिया पे ये बुक जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल बेस्ड है, क्योंकि 1974 में लिखी गई थी, ठीक है। हम 1987 ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट पब्लिश इन बुक आवर कॉमन फ्यूचर इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब 1987 में जो ब्रूटलैंड कमीशन जो है उसका एक रिपोर्ट निकला, क्या रिपोर्ट निकला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंट्रोड्यूस करने। मतलब वो लैंड कमीशन है, वो अपने रिपोर्ट में क्या पब्लिश किया, किसको इंट्रोड्यूस किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया। और जो कि इनका ये पब्लिश करने वाला रिपोर्ट जो है एक बुक है जो कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से, उस बुक में ये रिपोर्ट उनका पब्लिश हुआ। नाउ 1992
रियो अर्थ समिट मेजर स्टेप फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। अभी जैसे मैंने जस्ट बताया, रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ये मेजर स्टेप लिया गया गवर्नमेंट को द्वारा ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी करने के लिए। ठीक है, नाउ लैंड एज अ रिसोर्स, भूमि, लैंड मतलब भूमि, एज अ संसाधन मतलब संसाधन के रूप में, वो हमारी वो भी लैंड रिसोर्स है, जैसे हम लोग उसका यूज़ करते हैं ना, जैसे नेचुरल रिसोर्स सपोर्टिंग लाइफ एंड एक्टिविटीज़। ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो लाइफ और एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। जैसे इंडिया में ये प्लेन्स एंड प्लेट्यूज एंड हिल्स एंड आइसलैंड्स के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि तुम देख सकते हो 27% प्लेट्यूज है, 30% माउंटेन्स है एंड 47% प्लेन पाए जाते हैं इंडिया में। नाउ हम देखते हैं लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो इसका फीचर्स हैं, मतलब कि लैंड का यूटिलाइजेशन का फीचर है कि रिलीफ और क्लाइमेट पॉपुलेशन, ये तीनों अफेक्ट करते हैं किसको, लैंड यूटिलाइजेशन को। ठीक है, और कैटेगरी में कितने में बांटा गया लैंड यूटिलाइजेशन, तो हम देखते हैं। पहला है नेट सोन एरिया, कितना एरिया बोया गया है, वो उसको नेट सोन एरिया कहेंगे। फॉरेस्ट और बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, जंगल। थर्ड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। उसमें भी दो टाइप के हैं, बैरन वेस्ट लैंड, जो एकदम बैरन मतलब खाली पड़ा हुआ है, वेस्ट लैंड खराब, एंड वेस्ट बेकार। ठीक है, एंड सेकंड है लैंड इन नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, एग्जाम्पल रोड एंड बिल्डिंग। और सेकंड दूसरा है कि वो लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में रोड्स बनाए, बिल्डिंग बनाए, वैसे। फोर्थ है हमारा अदर कल्टिवेटेड अनकल्टिवेटेड लैंड, जैसे कि एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स, इसमें फैलो लैंड्स नहीं आता है। ये अनकल्टिवेटेड लैंड है, जिसमें पहला है परमानेंट ग्रेजिंग लैंड, जो परमानेंटली गाय का, सिप का, सबका चारा के लिए ग्रेजिंग लैंड बनाया गया है, तो ये उस टाइप का लैंड है परमानेंट। लैंड अंडर मैसलिनियस ट्रीज, वो लैंड जिसमें मैसलिनियस ट्रीज पाए जाते हैं, जो कि एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम नेट सोन एरिया, जो कि नेट सोन एरिया में नहीं गिने जाते। ऐसा लैंड जिसमें अजीब जो किस्म के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, वो लैंड। और कल्चरेबल वेस्टर्न, जो कि कल्चरेबल है, मतलब उसमें हम लोग खेती कर सकते हैं, लेकिन वो वेस्ट पड़ा हुआ है अभी, मतलब कि वो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा से वो अनकल्टिवेटेड है, मतलब उसमें कोई चीज़ नहीं उगाया गया है 5 साल तक, मतलब मोर देन 5 साल हो गए हैं, उसमें कोई भी खेती नहीं हुई है। ठीक है, अब फैलो लैंड्स क्या होते हैं, देखो मे भी दो टाइप्स के हैं, करंट फैलो, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड 1 और लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से कम या 1 साल तक जो है कोई लैंड अनकल्टिवेटेड रहा, मतलब अउपजाऊ रहा, जिसमें कोई फसल नहीं होगी, उसको हम करंट फैलो कहेंगे। अदर देन करंट फैलो क्या है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फ्रॉम पास्ट 1 to 5 ईयर, 1 से 5 साल तक कोई खेती नहीं हुआ है, अनकल्टिवेटेड है, तो इसमें आएगा। ठीक है, नाउ 6 है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये क्या होता है, तो एरिया सोन मोर देन 1 टाइम इन 1 ईयर प्लस नेट सोन एरिया, मतलब वह एरिया जो एक साल में कई बार जो है बोया जाता है, और उसमें हम नेट सोन एरिया को प्लस कर देते हैं, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हम लोग का आ जाता है। और तुम लैंड यूटिलाइजेशन का चार्ट या ग्राफ तुम देख सकते हो बगल में। नाउ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड का कैसे यूज पैटर्न है हमारे इंडिया में। तो जो नेट सोन एरिया रहता है वो क्या होता है, एनएसए अबाउट 50%, ये देखो हमारे इंडिया के बारे में बता रहा है कि कितना नेट सोन है, कितना ये वगैरह वगैरह, तो वो हम देखते हैं। 54% जो होता है इंडिया का लैंड जो होता है क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट इट्स मच हायर इन पंजाब, ये पंजाब हरियाणा बहुत ज़्यादा है, और बहुत कम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, एंड आइसलैंड ड्यू टू हिली ट्रेन्स एंड फॉरेस्ट। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में क्रॉप्स उगाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इसमें इंडिया का लैंड के भागीदारी रहता है क्रॉप्स में। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में, और बहुत कम जो है क्रॉप्स उगाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और आइसलैंड में, ड्यू टू हिली ट्रेन, मतलब हिली पहाड़ी मैदानी इलाका है, तो वहाँ पे क्रॉप्स कम उगाए जाते हैं अंडर फॉरेस्ट की वजह से, एरेबल लैंड एंड फॉरेस्ट। ठीक है, इंडिया हैज़ लॉस्ट ऑफ फार्म लैंड बट लेस फॉरेस्ट कवर देन नीडेड, मतलब इंडिया के पास बहुत ढेर सारा फार्म लैंड है जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, लेकिन बहुत कम फॉरेस्ट है जो कि नीडेड, बिलो 33 टारगेट और लाइन इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, मतलब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1952 के, उसमें ये दिखाया गया है कि हमको 33% टारगेट जो है फॉरेस्ट का पूरा करना है, लेकिन इंडिया अभी तक उसको पूरा नहीं कर पाई है, लीडिंग टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हम लोग देखने को मिलता है। वेस्ट लैंड एंड अदर यूजेस क्या है, सम लैंड जो होता है रॉकी होता है, एरिड होता है, यूज फॉर रोड के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम वेस्ट लैंड कहते हैं। नाउ फोर्थ है लैंड डिग्रेडेशन, ओवर यूज एंड पुअर कंजर्वेशन कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन, मतलब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं या उसको अच्छे से संसाधन को कंजर्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लैंड जो है डिग्रेडेशन देखने को मिलता है हमको, अफेक्टिंग बोथ इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटी, जो कि अफेक्ट करता है हमारी सोसाइटी को, हमारे इन्वायरमेंट को। नाउ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है दिखते हैं, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये इंडिया का पूरा लैंड मास है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, लैंड यूज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर, मतलब लैंड यूज जो है हम डिटरमाइन करते हैं दो फैक्टर से, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। वो क्या क्या है फिजिकल फैक्टर, टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल। टोपोग्राफी मतलब बनावट आकृति कैसी है लैंड की, और क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कौन सी मिट्टी पाया जाता है। ह्यूमन फैक्टर क्या है जो फैक्ट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, कितने पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है, टेक्नोलॉजी कितनी कैपेबल है कि नहीं, कल्चर ट्रेडिशन है कि नहीं,
और ओनली 93% ऑफ लैंड यूज डाटा अवेलेबल, बिकॉज मतलब ओनली जो 93% जो है लैंड यूज़ किया जाता है, लैंड डाटा अवेलेबल है, क्योंकि अदर जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है एक्सेप्ट आसाम को छोड़ के जम्मू कश्मीर जो है अभी तक उसका लैंड यूज़ सर्वे नहीं हुआ है। मतलब उसका सर्वे नहीं हुआ है कि वो कितना लैंड है, कितना यूज़ होता है, मतलब वो सर्वे कंडक्ट नहीं हुआ है। हम लोग के पास डाटा जो है 93% लैंड का ही है हमारे पास, ठीक है। लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन कॉल्ड बैड लैंड, जो लैंड जिसमें हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते वो बैड लैंड कहलाता है, और इसी को चंबल बेसिन में प्रोविंस के नाम से जाना जाता है।